अगस्त 2026 की शुरुआत में यूक्रेन ने कथित तौर पर खार्किव ओब्लास्ट से 6 FP-5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलें लॉन्च की और उन्हें रूस के अंदर गहरे लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया। रूसी सूत्रों के अनुसार सभी 6 मिसाइलों को मार गिराया गया। 2 बेलगोरोद के ऊपर, 1 वोरोनेज के ऊपर, 2 लिपेत्स्क के ऊपर और 1 पेंजा के ऊपर। लगभग 6 मिसाइलें दागी गई, 6 ही रोक ली गई, कोई भी लक्ष्य पर नहीं पहुंची। अब अगर आप उस सुबह रूसी टेलीग्राम पढ़ रहे होते तो चमत्कारी हथियार बेकार था और रूसी वायु रक्षा ने इसका तोड़ निकाल लिया था। लेकिन उसी हफ्ते मलबा हटाते समय रूसी तकनीशियनों को कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। फ्लेमिंगो मिसाइलों का इंजन बदल गया था। करीब 1 साल तक बरामद किए गए फ्लेमिंगो के मलबे में वही सोवियत युग का AI-25 TL इंजन दिखाई देता था। यही इंजन शायद पूरे कार्यक्रम को रोकने वाला सबसे बड़ा कारण था। लेकिन बरामद टुकड़ों के विश्लेषण के अनुसार नए फ्लेमिंगो अब ब्रिटिश निर्मित इंजन के साथ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कागजों पर यह एक साधारण पार्ट बदलने जैसा लगता है, लेकिन अगर यह रिपोर्टिंग सही साबित होती है तो यूक्रेन ने इन चीजों को बनाने की सीमा हटा दी है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन सा इंजन इस्तेमाल करता है। उसने एक ऐसे हथियार की ऑपरेशनल रेंज में सैकड़ों किलोमीटर और जोड़ दिए हैं जिसकी रेंज पहले ही 3000 किलोमीटर बताई जा रही थी। आइए इंजन की समस्या से शुरू करते हैं। FP-5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों के मानकों के हिसाब से वाकई एक अजीब हथियार है। यह बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई लगभग 12 से 14 मीटर है। पंखों की चौड़ाई 6 मीटर है। लॉन्च के समय इसका वजन लगभग 6 टन होता है और यह 1000 से 1150 किलोग्राम वजनी वारहेड ले जाता है। तुलना के लिए एक पारंपरिक टॉमहॉक लगभग 450 किलोग्राम का वारहेड लेकर लगभग 1600 किलोमीटर की रिपोर्ट की गई रेंज तक जाता है। फ्लेमिंगो में कथित तौर पर दोगुने से भी ज्यादा वारहेड और लगभग दोगुनी रेंज है, लेकिन 1 टन का वारहेड 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक ले जाना वो काम नहीं है जो आप सस्ते लंबी दूरी के अटैक ड्रोन में मिलने वाले छोटे इंजनों से कर सकते हैं। भौतिकी के हिसाब से इसके लिए फुल साइज टर्बोजेट चाहिए। फायर पॉइंट का पहला समाधान था AI-25 TL। सबसे अहम बात इसकी खासियतों के अलावा ये है कि यूक्रेन के पास पहले से ही इनकी सप्लाई थी, क्योंकि सोवियत संघ के L-39 एल्बाट्रॉस ट्रेनर विमानों में ये लगे हुए थे। फायर पॉइंट के CTO और मौजूदा CEO इरिना तेरेक ने खास तौर पर कहा था कि ये इंजन रिटायर्ड सोवियत विमानों से लिए गए थे। कंपनी का पूरा डिजाइन दर्शन रिसाइकलिंग के इर्द गिर्द ही था। इसने वारहेड्स के लिए सोवियत युग के विमान बमों का इस्तेमाल किया, प्रोपल्शन के लिए फेंके गए जेट इंजनों का इस्तेमाल किया और एक फाइबर ग्लास और कार्बन कंपोजिट एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया, जिससे टाइटेनियम को मशीनिंग करके बनाने के बजाय मशीन पर लपेट कर बनाया जा सकता है। इसी तरह आपको एक ऐसा मिसाइल मिलता है जिसकी कीमत प्रति यूनिट लगभग $5 लाख बताई जाती है, जबकि एक टॉमहॉक की कीमत करीब $2 मिलियन होती है। लेकिन एक मरे हुए साम्राज्य के कबाड़ से अपनी रणनीतिक स्ट्राइक क्षमता बनाना एक समस्या है। सोवियत इंजनों के कबाड़ का ढेर फिर से नहीं भरेगा। कुछ विश्लेषकों ने तो यह समस्या फ्लेमिंगो के पहली बार दागे जाने से पहले ही चिन्हित कर दी थी और AI-25 की सप्लाई को एक संभावित समस्या बताया था। उस समय सोच यह थी कि हजारों इंजन उपलब्ध हैं जिन्हें FP-5 पर लगाया जा सकता है। जैसे जैसे और डिजाइन तय होते गए और इंजनों की रेंज सीमित होती गई, FP-5 आंशिक रूप से कबाड़ हो चुके L-39 की सप्लाई पर निर्भर होता चला गया। इसका मतलब था कि जब फायर पॉइंट के पास खोलने के लिए एयर फ्रेम्स खत्म हो गए तो मानो उनके पास मिसाइलें भी खत्म हो गई और यहाँ तक कि हजारों का अनुमान भी पूरी तरह पक्का नहीं था। फायर पॉइंट ने सार्वजनिक रूप से महीने में 30 मिसाइलों की बात की थी, जो बढ़कर महीने में 200 से भी ज्यादा हो सकती थी, जिससे वह आंकड़ा आसानी से पार हो सकता था। अब यहीं पर कुछ होशियार डिजाइन सिद्धांत काम आते हैं। अगर आप फ्लेमिंगो की एक तस्वीर देखें तो आप देखेंगे कि इसका इंजन फ्यूजलाज के ऊपर अपनी अलग जगह पर बैठा है, जबकि ज्यादातर क्रूज मिसाइलों में यह एयर फ्रेम के अंदर छुपा होता है। हालांकि यह दिखने में साधारण लगता है, लेकिन यही वो मॉड्यूलर डिजाइन है जिसने शुरुआत में ही इस बड़ी सफलता को संभव बनाया। इंजन को बाहर लगाना मतलब आप मिसाइल में बहुत ही मामूली बदलाव करके उसमें कोई दूसरा इंजन आसानी से लगा सकते हैं। तो जब AI-25 की सप्लाई कम होने लगी तो फायर पॉइंट को फ्लेमिंगो को फिर से डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे बस लगभग उसी वजन और थ्रस्ट क्लास का कोई दूसरा इंजन ढूंढना था और उसे जोड़ देना था। और पता चला कि वह क्लास कोई अनोखी नहीं है। जब आप ऐसे इंजन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो लगभग 17 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करते हैं, जैसा कि AI-25 करता है, आपको इसी थ्रस्ट क्लास में कई बिना आफ्टर बर्नर वाले पश्चिमी टर्बोजेट इंजन मिलते हैं और उनमें से ज्यादातर तो असली इंजन से भी छोटे हैं। रूसी विश्लेषकों ने या तो यह पहचान नहीं की है कि अब फ्लेमिंगो पर कौन सा ब्रिटिश इंजन लगा है, लेकिन उतनी ही संभावना है कि वे पहले से जानते हैं और बस इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि विकल्पों की संख्या बहुत कम है। क्योंकि असली इंजन की सार्वजनिक रूप से पहचान नहीं हुई है, हम हनीवेल TFE 731 परिवार को सिर्फ एक काल्पनिक तुलना के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएंट के अनुसार TFE 731 इंजन 15.6 से 19.1 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट देता है और इसका वजन लगभग 380 किलोग्राम है। यह AI-25
TL से लगभग 1 मीटर छोटा और 15 सेंटीमीटर पतला है। इसका मतलब है कि इस सॉकेट को पतला करना पड़ेगा, जो शायद करना थोड़ा आसान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन इंजनों में से 9000 से अधिक बनाए जा चुके हैं और यह अभी भी इस्तेमाल में है। दुनिया भर के बिजनेस एविएशन बेड़े में आज भी इतने इंजन सेवा में हैं और इनके लिए पुर्जों व ओवरहॉल का एक परिपक्व उद्योग मौजूद है। कबाड़ का इस्तेमाल करने के बजाय यूक्रेन को वास्तव में अपनी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक के लिए एक सप्लाई चेन मिल सकती है। ये मुख्य लाभ है, लेकिन ये अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि इस श्रेणी के पश्चिमी टर्बोजेट आमतौर पर AI-25TL की तुलना में अधिक ईंधन दक्ष होते हैं। एक समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि TFE 731-3, जिसकी थ्रस्ट AI-25TLS के बराबर है, समान परिस्थितियों में 15% तक कम ईंधन जलाता है। अगर आप फ्लेमिंगो पर ऐसा सुधार लागू करते हैं जिसमें ईंधन की मात्रा और पेलोड समान हो, तो घोषित 3000 किलोमीटर की रेंज सैद्धांतिक रूप से लगभग 450 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। ये एक बेहद मोटा सैद्धांतिक अनुमान है जिसमें एक वैकल्पिक इंजन का उपयोग किया गया है और ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि असल में किस प्रकार का इंजन मिसाइल में लगाया गया है। अब आइए बात करते हैं कि यह मिसाइल असल में है क्या, क्योंकि यह समझने के लिए कि 450 अतिरिक्त किलोमीटर और एक बिना रुके चलने वाली उत्पादन लाइन क्या कर सकती है, आपको यह समझना होगा कि फ्लेमिंगो कैसे लड़ती है। सबसे पहले ये सबसोनिक है, जो लगभग 850 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और इसकी रिपोर्ट की गई सहन शक्ति 4 घंटे से भी अधिक है। इसके सुधार का सबसे बड़ा हिस्सा इसका लॉन्चर है, या यूं कहे कि उसका न होना, क्योंकि ये एक खुले ट्रेलर पर लगे रेल का इस्तेमाल करती है। इससे बहुत सारी निर्माण संबंधी जरूरतें खत्म हो जाती है, जैसे फोल्डिंग विंग्स, विशेष वाहन या रैंप, और इससे सेटअप का समय और संभावित परिचालन मापदंड काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं। मिसाइल के दिमाग में नेविगेशन GPS और GNSS पर चलता है, जिसे इनर्शियल नेविगेशन का समर्थन मिलता है। बताया जाता है कि इसमें AI सहायित मार्ग योजना भी है, जो इसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से बचाकर ले जाने के लिए डिजाइन की गई है, और फिर वो हिस्सा है जो इसे वास्तव में खतरनाक बनाता है। फ्लेमिंगो बेहद नीची उड़ान भरता है। एक वीडियो आकलन में दिखाया गया कि मिसाइल लगभग 30 मीटर या उससे भी कम ऊंचाई पर उड़ती है और जमीन की सतह के अनुसार अपना रास्ता बनाती है। फायरपॉइंट की अपनी डायरेक्टर डेनिस स्टाइलमैन ने कहा है कि यह 20 मीटर से भी कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पृथ्वी की गोलाई के कारण रडार तकनीकी रूप से केवल लाइन ऑफ साइट के भीतर ही काम करता है। जमीन स्तर पर लगा रडार, जो केवल 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती किसी वस्तु को देखना चाहता है, वह उसे लगभग 21.6 किलोमीटर की दूरी तक ही पकड़ सकता है। उसके बाद पृथ्वी खुद ही रास्ते में आ जाती है, और ये तो तब है जब आप रास्ते में आने वाली पहाड़ियों, जंगलों और इमारतों को ध्यान में नहीं रखते। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरे के खिलाफ लगातार पता लगाने और रोकने की एक बेल्ट बनाने के लिए रूस को जमीन पर लगभग हर 30 किलोमीटर पर या टावरों पर लगाने पर हर 40 किलोमीटर पर रडार स्टेशन लगाने होंगे। एक ऐसी फ्रंट लाइन के साथ जो पूरे यूक्रेन की लंबाई में फैली है और एक रूसी क्षेत्र के साथ जो 11 टाइम जोन में फैला है, यह बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है और किसी के भी बजट से बाहर है। दूसरी बात, 1 टन का वारहेड जो 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, जो कि FP5 की बताई गई अधिकतम गति है, वह जब टकराता है तो उसमें जबरदस्त टक्कर ऊर्जा होती है। तेज अंतिम गति और भारी वजन का संयोजन यह मतलब रखता है कि वारहेड विस्फोट होने से पहले खुद को किसी संरचना में और गहराई तक गाड़ देता है, और यही वो चीज है जो एक विस्फोट को विध्वंस में बदल देती है। जब यूक्रेन ने वोल्गोग्राड में टाइटन बैरिकेड प्लांट पर हमला किया, तो नुकसान की जांच कर रहे OSINT विश्लेषकों ने गिरी हुई बीमों, समतल हुई दीवारों और भारी मशीनरी के नष्ट होने का वर्णन किया, जो इस बात के अनुरूप था कि इमारत के अंदर लगभग आधा टन उच्च विस्फोटक विस्फोट हुआ था। कागज पर यह एक डरावना हथियार है। इसमें एक विशाल वारहेड है। इसकी रेंज कुछ इंटरमीडिएट रेंज क्रूज मिसाइलों के करीब है। ये जमीन से चिपक कर उड़ता है, जैमिंग प्रतिरोधी नेविगेशन है, और इसकी कीमत टॉमहॉक की 1/4 है। तो आइए इस हथियार के रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। यूक्रेनी सूत्रों का दावा है कि इसका पहला युद्धक इस्तेमाल अगस्त 2025 के अंत में हुआ था, जब कम से कम 3 फ्लेमिंगो ने ओडेसा क्षेत्र से काला सागर पार किया और कब्जे वाले क्रीमिया में आर्मियान्स के पास एक FSB बेस पर हमला किया, जिसमें एक रूसी सैनिक मारा गया और 6 होवरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा। इस दावे के साथ एक शर्त जुड़ी है, क्योंकि स्वतंत्र रूसी मीडिया आउटलेट एस्ट्रा ने हमले की पुष्टि की, लेकिन ये सुझाव दिया कि हथियार वास्तव में फ्लेमिंगो नहीं बल्कि लंबी दूरी की नेपच्यून मिसाइल हो सकता है। वहां से मिसाइल शांत हो गई, फिर दोबारा दिखाई दी। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा कि जनवरी 2026 में अस्त्राखान ओब्लास्ट के कापुस्तिन यार परीक्षण क्षेत्र में एक हैंगर परिसर के खिलाफ इस्तेमाल किए गए सिस्टम्स में फ्लेमिंगो भी शामिल था, और फरवरी 2026 में 6 फ्लेमिंगो रूस और क्रीमिया में लक्ष्यों के खिलाफ भेजे गए, और जनरल स्टाफ ने वोटकिंस्क मशीन बिल्डिंग प्लांट पर हमले की पुष्टि की। यह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल उद्योग का एक मुख्य केंद्र था, जो यूक्रेन से लगभग 1400 किलोमीटर दूर था। ये पहली बार था जब यूक्रेन ने इस प्रकार के लक्ष्य पर हमला किया, जो यह दर्शाता है कि रेंज और शक्ति का संयोजन कितना महत्वपूर्ण था। उसके बाद FP5 थोड़ी मंदी में आ गया, और इसके इस्तेमाल की कुछ रिपोर्टों से पता चला कि या तो उन्हें रूसी रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया जा रहा था, या वे अपने लक्ष्य से भटक रहे थे। फिर जून आया
5 फ्लेमिंगो का इस्तेमाल वोल्गोग्राड में टाइटन बैरिकेड फेडरल रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर को निशाना बनाने के लिए किया गया। यह वह स्थान था जहां बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल कैरियर का अंतिम असेंबली किया जाता था, जिनमें इस्कंदर एम के लॉन्चर और उसके घटक भी शामिल थे। एक मीडिया आउटलेट ने इसे पूरे युद्ध में यूक्रेन द्वारा किए गए सबसे सफल मिसाइल हमलों में से एक बताया। एक महीने बाद एक फ्लेमिंगो ने किरोव में व्यात्का मशीन बिल्डिंग एंटरप्राइज एविटेक पर हमला किया, जो यूक्रेन से 1200 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। फायरपॉइंट ने खुद लॉन्च का एक प्रचार वीडियो पोस्ट किया। एविटेक उस कॉर्पोरेशन का हिस्सा है जो लगभग हर प्रमुख रूसी वायु रक्षा प्रणाली विकसित और निर्मित करता है, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और TOW घटक शामिल हैं। यूक्रेनी रक्षा खुफिया के अनुसार ये रूस की अपनी क्रूज मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले टर्बोजेट्स को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक स्टार्टिंग गैस जनरेटर भी बनाता है। इस पर एक पल के लिए सोचिए, एक यूक्रेनी क्रूज मिसाइल ने उस फैक्ट्री को जला दिया जो रूसी क्रूज मिसाइल इंजनों के लिए इग्निशन हार्डवेयर बनाती है। यूक्रेन की इंजन समस्या और रूस की इंजन समस्या दोनों ही एक ही चीज से हल हो रही थी। तो नया इंजन वास्तव में उन मिशनों के बारे में क्या बदलेगा? अब आगे बढ़ने से पहले मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों और अन्य सभी ताज़ा घटनाओं से जुड़े रहें। FP5 में किए गए सुधारों पर वापस आते हैं। सबसे पहले और सबसे अहम बात साल्वो का आकार है। कई रिपोर्ट किए गए हमलों में 5 या 6 मिसाइलें शामिल रही हैं। रूसी एयर डिफेंस को बस इतना करना है कि 5 में से कम 4 को मार गिराए। लेकिन अगर इंजन सप्लाई चेन फायरपॉइंट को हर महीने काफी ज्यादा मिसाइलें बनाने की अनुमति देती है, तो साल्वो 5 नहीं रहेगा बल्कि 15 या 20 हो जाएगा। और एयर डिफेंस एक सैचुरेशन समस्या है। बैटरी जो भी इंटरसेप्टर दागती है वह अगली साल्वो के लिए उसके पास नहीं बचता, और रडार भी रियल टाइम में केवल सीमित संख्या में लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। 5 आने वाली मिसाइलों और 20 आने वाली मिसाइलों के बीच का फर्क सिर्फ 4 गुना ज्यादा नुकसान नहीं है, बल्कि असल में एक हिट लगाने की संभावना भी है। दूसरा, बढ़ी हुई रेंज से अलग अलग टारगेटिंग वेक्टर मिलते हैं, जिसका मतलब है कि और भी ज्यादा टारगेट्स उपलब्ध हो जाते हैं। 450 अतिरिक्त किलोमीटर सुनकर ये सोचना लाजमी है कि अब हम इतने ही ज्यादा दूर पूरब के टारगेट्स को मार सकते हैं। कभी कभी ये सही है, लेकिन इसका ज्यादा फायदेमंद इस्तेमाल उस रेंज को बगल की दिशा में इस्तेमाल करना है। अगर हम एक नाकाम कोशिश को देखें, जैसे अगस्त की शुरुआत में शो की शुरुआत में खार्किव ओब्लास्ट से छोड़ी गई 6 मिसाइलें, रूसी अधिकारियों ने बताया कि इन सभी 6 मिसाइलों को बेलगोरोद वोरोनिश के ऊपर इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लिपेत्स्क और पेंजा उड़ान मार्ग सीधे रूसी वायु रक्षा के ज्ञात क्षेत्रों से होकर गुजरा। यही होता है जब आप शॉर्टकट लेते हैं। अधिक रेंज का मतलब है कि आपके पास लंबा रास्ता उड़ने और अप्रत्याशित रास्ते लेने के लिए अतिरिक्त ईंधन होता है। इसका यह भी मतलब है कि लॉन्चर सीमा से और पीछे बैठ सकते हैं, जिससे वे रूसी काउंटर बैटरी ड्रोन और उन्हें खोजने वाले इस्कंदर मिसाइलों की पहुंच से बाहर रहते हैं। तीसरा, एक और समस्या वाली प्रवृत्ति है जो अब तक फ्लेमिंगो के इस्तेमाल के तरीके में दिखी है। 2026 से शुरू होकर यूक्रेनी योजनाकारों ने फ्लेमिंगो का निशाना दक्षिणी रूस और क्रीमिया से बदलकर रूसी संघ के अंदर गहराई में स्थित ठिकानों की ओर कर दिया, खासकर वोल्गा और कामा के किनारे। जुलाई 2026 तक सभी पुष्टि किए गए फ्लेमिंगो हमले किसी बड़े जलमार्ग के किनारे स्थित लक्ष्य पर हुए। एक राय यह है कि यूक्रेनी योजनाकारों ने समझ लिया कि यह मिसाइल पानी के ऊपर सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है, जहां वह बिना किसी पहाड़ी या टावर के रास्ते में आए अपनी सबसे कम उड़ान ऊंचाई तक जा सकती है। ये एक शानदार समाधान है, लेकिन इसका मतलब है कि मौजूदा फ्लेमिंगो वास्तव में एक नदी आधारित हथियार है, और रूस भी ये समझ सकता है और अपनी रक्षा प्रणाली को उसी के अनुसार ढाल सकता है। अधिक रेंज और आक्रामक इलाके का पीछा करने के लिए अधिक ईंधन मार्जिन का मतलब है कि फ्लेमिंगो शायद अपने नाम से जुड़ी नदियों पर निर्भरता छोड़ दे और उन लक्ष्यों को भी खतरे में डालना शुरू कर दे जो आसानी से किसी तट रेखा पर स्थित नहीं है। चौथा, फ्लेमिंगो शायद अपनी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक A-50U को पार कर सकता है। यूक्रेन के फ्लेमिंगो के बार बार नष्ट होने का कारण जमीनी रडार नहीं है, क्योंकि उसे डिजाइन के जरिए संभाल लिया गया है। इसके बजाय ये मिसाइलें जिन विमानों के रडार से ट्रैक की जा रही है वही असली वजह है। इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए युद्ध अध्ययन संस्थान ने सुझाव दिया कि यूक्रेनी सेना द्वारा रूसी AWACS यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने से वोल्गोग्राद हमले के दौरान हवाई निगरानी में ठीक उसी समय खामियां आ गई थीं। इसी तरह जुलाई में 5 फ्लेमिंगो को रोके जाने का श्रेय मुख्य रूप से समय पर A-50U के उड़ान भरने को दिया गया, जहां विमान ने उड़ान भरकर ठीक उन्हीं इलाकों में गश्त की जहां ग्राउंड रडार कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को नहीं देख सकता। अगस्त की बात करें तो यूक्रेनी आकलन में कहा गया कि बढ़ी हुई A-50U गतिविधि ने 6 में से 6 को गिराने को संभव बनाया। इस विषय के लिए यहाँ एक अहम बात ध्यान रखने की है, जहाँ रूसी बेड़े में केवल 5 से 7 A-50U है, जिनमें से एक अभी मरम्मत और अपग्रेड के बाद निकला है, और बेस A-50 इस समय 40 साल से भी ज्यादा पुराना है और सोवियत संघ के विघटन के बाद से इसका उत्पादन नहीं हुआ है। तो रूस का फ्लेमिंगो का मुकाबला करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि वे कुछ लगभग अपूरणीय विमानों को बिल्कुल सही समय और जगह पर आसमान में भेजे। यहाँ तक कि 7 विमानों की सबसे आशावादी गिनती भी 11 टाइम जोन को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अगर फ्लेमिंगो का उत्पादन 3 गुना हो जाता है तो रूस अपनी एवैक्स फ्लीट को जवाब में 3 गुना नहीं कर सकता। A50 का जो विकल्प है वह A100 है, जो अभी तक सीरियल प्रोडक्शन में भी नहीं आया है और ज्यादातर रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक ही काम करने वाला विमान है, जबकि यूक्रेन ने रडार रहित एक प्रोटोटाइप भी नष्ट कर दिया था। यही हमें रणनीतिक तस्वीर तक लाता है और यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एक मिसाइल से कहीं बड़ी है। इस युद्ध के अधिकांश समय में यूक्रेन की दूर तक किसी भी चीज को मारने की क्षमता किसी और की वजह से थी। जब कीव ने 2023 के मध्य में एक असली लंबी दूरी की स्ट्राइक आर्सेनल बनाना शुरू किया, यह लगभग पूरी तरह से पश्चिमी साझेदारों पर निर्भर था। ब्रिटेन और फ्रांस से स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प ईजी की आपूर्ति ही मुख्य रूप से थी और दान किए गए हथियारों के साथ शर्तें भी आई थीं, क्योंकि यूक्रेन को इन्हें अपने ही कब्जे वाले क्षेत्र में इस्तेमाल करने की अनुमति मिलने में भी महीनों लग गए। रूस की तो बात ही छोड़िए, और तब भी यह संभावना रहती है कि चुनाव के कारण सप्लाई बंद हो जाए। फ्लेमिंगो इसका जवाब है और इसकी खासियत यह है कि इसके लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। यूक्रेन इसे बना सकता है, इसमें ईंधन भर सकता है, इसे निशाना बना सकता है और चला सकता है, बिना किसी की अनुमति मांगे, बिना एक्सपोर्ट लाइसेंस का इंतजार किए या किसी विदेशी संसद के बढ़ते तनाव पर बहस करने के। लेकिन सबसे मजबूत रणनीतिक प्रभाव काम के बंटवारे का है और यहीं पर फ्लेमिंगो का संबंध पैट्रियट जैसी चीज से होता है। यूक्रेन की वायु रक्षा का हिसाब किताब इस समय बेहद कठिन है। सामान्य महीनों में यूक्रेन 60 से 70 पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर लेता है। जब रूस के हमले तेज होते हैं तो यह संख्या 150 से 180 तक पहुंच जाती है, जो कि पूरी दुनिया के कुल उत्पादन से लगभग 3 गुना है। वहीं दूसरी ओर रूस हर महीने लगभग 40 से 50 इस्कंदर एम और करीब 10 किंजाल बनाता है। अगस्त की शुरुआत में जब यूक्रेन एक भी रूसी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा तो RFERL ने यूक्रेन के यूरोपीय साझेदारों से संपर्क किया, लेकिन वहां से केवल शिष्टाचारपूर्ण इनकार ही मिला। जर्मनी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, रोमानिया ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया और नीदरलैंड्स ने कहा कि उसने पहले ही जितना दे सकता था दे दिया है। जुलाई के अंत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के 300 पैट्रियट मिसाइलों के अनुरोध को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि अमेरिका के पास भंडार की कमी है और ईरान संकट चल रहा है। ये मिसाइलें यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को सर्दियों में सुरक्षित रखने के लिए मांगी गई थी। लेकिन कीव पर इस्कंदर मिसाइल गिरने से रोकने का एक और तरीका है। आप फैक्ट्री को तबाह कर सकते हैं इससे पहले कि वो इस्कंदर बने। यही काम एक फ्लेमिंगो ने टाइटन बैरिकेड और किरोव में किया था। हर लॉन्चर जो कभी पूरा नहीं होता वह मिसाइलों की एक साथ दागी जाने वाली खेप है जो कभी दागी नहीं जाती, और ऐसी हर खेप जो कभी दागी नहीं जाती वह पैट्रियट इंटरसेप्टर की एक खेप है जो कभी खर्च नहीं होती। तो आक्रमण ही सबसे अच्छी रक्षा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आक्रमण पक्ष ही वह है जिसे यूक्रेन प्रस्तावित FP5 सुधारों के साथ घरेलू स्तर पर बढ़ा सकता है, और इसका एक संस्करण और भी आगे जाता है। फायरपॉइंट अपने मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के तहत FP7.X इंटरसेप्टर भी विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से यूक्रेन की दुर्लभ पैट्रियट PAC-3 पर निर्भरता को कम करना है। उसने नियंत्रित उड़ान परीक्षण तो किए हैं, लेकिन बार बार बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट दिखाई नहीं है, और इसकी खासियत लागत और उत्पादन क्षमता है, प्रदर्शन नहीं। ये उसी सिद्धांत का पालन करता है जैसा फ्लेमिंगो में है, जहां लागत और किसी चीज को तैनात करने की क्षमता उस महत्वपूर्ण संसाधन के खत्म हो जाने से बेहतर है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और फ्लेमिंगो खुद भी सीमाओं के पार जा रहा है जो यूक्रेन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेनी कंपनी फायरपॉइंट 2026 में डेनमार्क में अपनी खुद की सुविधा पर ठोस रॉकेट ईंधन का उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है। जर्मनी में डायल डिफेंस ने फ्लेमिंगो के उत्पादन के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। फायरपॉइंट यूके की मिलेनियम ग्रुप के साथ भी करीबी साझेदारी में काम कर रही है, और एक समय UAE की एज ग्रुप ने कंपनी को पूरी तरह से खरीदने की कोशिश की थी। अगर ये योजनाएं सफल होती है और फायरपॉइंट को बेहतर तरीके से और यूक्रेन के बाहर बनाया जा सकता है तो इसके 2 मुख्य फायदे हैं। पहला, यूरोप में स्थित फ्लेमिंगो फैक्ट्रियों को रूसी मिसाइलों द्वारा निशाना नहीं बनाया जा सकता। ऐसा करना राजनीतिक आत्महत्या के बराबर होगा, क्योंकि रूस मूल रूप से खुद नाटो के खिलाफ खुला युद्ध घोषित कर देगा। असल में सोशल मीडिया पर एक साजिश यह भी है कि यूक्रेन पहले से ही देश के बाहर पार्ट्स बना रहा है और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए वापस आयात कर रहा है। दूसरी बात, अगर फ्लेमिंगो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल कर लेता है तो इसका मतलब है कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी पहुंच सकता है। अचानक ये सिर्फ यूक्रेन का आक्रमण रक्षा प्रणाली नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा प्रभावी लंबी दूरी का हमला करने वाला उपकरण बन जाता है जिसे नाटो अपने घरेलू विकल्पों की बजाय इस्तेमाल कर सकता है। अगर यूक्रेन की विनिर्माण क्षमताएं बढ़ती है तो वह एक और प्रणाली का निर्यात कर सकता है जिससे अपने खुद के खर्च को कम कर सके या फंडिंग को कहीं और पुनः आवंटित कर सके। अब इंजन से जुड़ी पूरी कहानी में कुछ सीमाएं हैं। इंजन में बदलाव से जुड़ी सारी जानकारी रूसी विश्लेषण से आई है, जो बरामद मलबे के आधार पर यूक्रेनी टेलीग्राम चैनल के जरिए साझा की गई थी। किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इंजन की पहचान नहीं की है। रेंज में सुधार एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित है जिसमें एक वैकल्पिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है, और फायरपॉइंट ने पहले ही पूरी तरह से स्वदेशी टर्बोजेट विकसित कर लिया था और आयात पर निर्भरता से बचने के लिए खास तौर पर पहले 10 टेस्ट प्रोटोटाइप भी असेंबल कर लिए थे। तो हो सकता है कि हम 2 समानांतर प्रयास देख रहे हों। अभी पश्चिमी खरीदो, बाद में यूक्रेनी बनाओ।
या फिर हो सकता है कि हम एक कंपनी को अलग अलग दर्शकों के लिए अलग अलग बातें कहते हुए देख रहे हों। हम जो जानते हैं वो ये है कि फ्लेमिंगो ने अपना पहला साल एक ऐसे हथियार के रूप में बिताया जो जितना निशाने पर लगा उससे ज्यादा चुका, और यूक्रेन ने फिर भी इसे चलाना जारी रखा और लगातार इसमें सुधार करता रहा। मार्गदर्शन बेहतर हुआ, रूटिंग और स्मार्ट हो गई, टारगेटिंग और अनुशासित हो गई, और अब जो एकमात्र बची हुई बाधा थी उसे भी चार जोड़ने की जगह बनाकर तकनीकी रूप से हल कर लिया गया है ताकि इंजन को बाहर से जोड़ा जा सके। फ्लेमिंगो के जवाब में रूस के पास बस कई हवाई जहाज हैं। उन हवाई जहाजों के जवाब में यूक्रेन के पास शायद एक फैक्ट्री हो सकती है, लेकिन इससे आगे भी रूस की विमान संबंधी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अधिक जानने के लिए इस वीडियो को देखें और रोजाना खबरों के लिए मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें।